Students, today we will start political science subject. So our first chapter of political science is Working Constitution of India. In this chapter we will study how our constitution is working, what are the different features of our constitution, what are the different laws and provisions that are given in our constitution, how constitution ensures social justice, how we are having democracy in our country, and what are the role of judiciary. So let's start with the chapter. Our first subtopic is Indian Constitution. Indian Constitution. Constitution means संविधान, right? अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, उसके मेकर्स कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर. आप सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने. फर्स्ट पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950. इनैक्ट मीन्स क्या बोलते हैं? लागू करना. ठीक है, तो उसको तब से क्या नाम से सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे. एज अ रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे. नेक्स्ट, the objectives of the Indian Constitution is to establish socialist, secular, democratic republic state. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमारी कंट्री में क्या स्टैब्लिश करना, हमारी कंट्री को क्या बनाना? एक सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट. सोशलिस्ट मीन्स वो वर्ड से क्या पता चल रहा है? सोसाइटी. अब सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं. रिच होते, पुअर होते, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटी सब होते. तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट जो स्कीम निकालती है या फिर पीपल के लिए जो वेलफेयर सोचती है वो सबको मिलना चाहिए. उसे क्या बोला जाएगा? सोशलिस्ट. नेक्स्ट, सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स सारे रिलीजियन को इक्वल ट्रीट करना. मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, तो इसको क्या इक्वली समझना. तो गवर्नमेंट भी इसमें कोई भेदभाव नहीं करती है, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है. नेक्स्ट वन है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मीन्स पब्लिक ओपिनियन, मीन्स पब्लिक क्या चाहती है. इसमें जो है डेमोक्रेसी में जो पावर होता है वो पब्लिक के हाथ में होता है. जैसे अभी इलेक्शन होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, तो इसमें जो है वोट कौन देता है? पब्लिक. गवर्नमेंट कौन सिलेक्ट करते हैं? पब्लिक. तो डेमोक्रेटिक मीन्स क्या? पब्लिक पावर भी बोल सकते हैं या फिर पब्लिक ओपिनियन. नेक्स्ट वन है रिपब्लिक. इसमें भी पब्लिक वर्ड आ रहा है, पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में थोड़ा सा डिफरेंस है. रिपब्लिक मीन्स क्या कि जिस भी कंट्री के हेड को अगर पब्लिक इलेक्ट कर रही है तो वो कंट्री को रिपब्लिक माना जाएगा. और जहाँ पे ऐसा नहीं होता, जैसे कि हमारा जो इंडिया कंट्री है वहाँ पे हेड कौन है? प्रेसिडेंट. हेड किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट को. तो हमारी कंट्री क्या हुई? रिपब्लिक. और जैसे यूनाइटेड किंगडम है तो यूनाइटेड किंगडम में रिपब्लिक नहीं है, वो स्टेट रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे हेरिडेटरी सिस्टम होता है. डेमोक्रेटिक तो है, डेमोक्रेसी तो है वहाँ पे भी सीएम होते हैं, पीएम होते हैं, सब है, पर रिपब्लिक नहीं है. क्योंकि आज अभी प्रेजेंट में वहाँ की हेड कौन है? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड. ठीक है, तो वो हेरिडेटरी सिस्टम है. आगे जाके वहाँ पे हेड कौन बनेगा उसको पब्लिक नहीं इलेक्ट कर रहे. आगे जाके उन्हीं के राजघराने के, उन्हीं के डायनेस्टी को कोई किंग या फिर क्वीन बन सकता है. तो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक में डिफरेंस है. आप सबको समझा होगा. नेक्स्ट पॉइंट, important provisions are made in the constitution so that people can easily secure justice and their freedom is safeguarded. अभी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए और वो प्रोविजंस जो है पीपल को गारंटी देता है ताकि पीपल जो है अपना जो जस्टिस है, जो न्याय होता है उसको इजीली सिक्योर कर सके और उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो फ्रीडम दिया गया है वो भी प्रोटेक्ट हो सके. जैसे कि फ्रीडम टू स्पीच. हर एक इंडियन सिटीजन्स को बोलने का राइट है, बोलने का फ्रीडम है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं. नेक्स्ट कौन सा आता है? फ्रीडम टू मूवमेंट.
अभी इंडिया में कहीं भी जाके कोई भी सेटल्ड हो सकता है, उसको फ्रीडम है, हर एक इंडियन सिटीजन्स को फ्रीडम है कि वो आसानी से मूव हो सकते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते। नेक्स्ट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, अगर किसी इंडियन सिटीजन को अपना खुद का एसोसिएशन फॉर्म करना है तो वो भी फ्रीडम है इंडियन सिटीजन्स को। तो ऐसे ही कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं जो वो पीपल को गारंटी देता है, जिसके वजह से पीपल जो है अपना जस्टिस इजीली सिक्योर कर पाते हैं और उनका फ्रीडम भी क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। अभी सिक्योर जस्टिस मतलब अगर किसी ने कुछ किया है, कुछ गलत वर्क किया है तो ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं, वो भी विदाउट वारंट उसको अरेस्ट करने का परमिशन नहीं है। तो इस तरह से पीपल जो है अपना जस्टिस सिक्योर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ की एलिमेंट इन फॉर्मिंग अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या माना गया है, इज अ की एलिमेंट। ये बहुत ही मतलब क्या होता है, की एलिमेंट मतलब इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि सोसाइटी को प्रोग्रेस लेवल पे लेके जा सकता है, डेवलप करा सकता है। लेकिन सोसाइटी किस पे बेस्ड होनी चाहिए, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। सोशल जस्टिस भी किससे रिलेटेड है, सोसाइटी में, सोसाइटी से। अगर सोसाइटी में रिच पुअर मैन वुमेन सब रहते हैं, लेकिन अगर सबको इक्वली अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले, किसी ग्रुप के हाथ में ज़्यादा पावर हो, किसी के हाथ में पावर ही ना दिया जाए, तो जिस भी ग्रुप के हाथ में अगर पावर है तो वो क्या करेगा, अपने से लोअर क्लास के लोगों को डोमिनेट करेगा, एक्सप्लॉइट कर सकता है, अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ, सोशल जस्टिस अगर नहीं मिला सोसाइटी में, तो क्या हमारा जो सोसाइटी है वो डेवलप करेगा, नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी। पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है, इक्वालिटी मीन्स क्या, कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, मैन वुमेन रिच पुअर कोई भी रिलीजन के हो, सबको कैसे ट्रीट करना है, इक्वली। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो की एलिमेंट बन पाएगा और हमारा जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे डेवलप कर सकेगा। और जब सोसाइटी डेवलप करेगा तो फुल जो है कंट्री भी डेवलप करेगी। नेक्स्ट वन, दिस रिव्यू विल प्राइमरीली फोकस ऑन 3 एरियाज। ये जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या दिया गया है, कैसे जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो कंट्री है, स्टेट है, उसको क्या बनाना है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सबसे पहले इस लेसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, जो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, डेमोक्रेसी मीन्स पब्लिक ओपिनियन। सेकेंड, सोशल जस्टिस एंड थर्ड वन इज जुडिशियल सिस्टम। सो सबसे पहले हम देखेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मीन्स क्या, मतलब एक जैसे कि हमारा एज आता है जो हम मैच्योर हो जाते हैं, मतलब सब कुछ हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैच्योर किसको होना है, पीपल को। और पीपल मैच्योर कब होंगे, जब उनको जो है उनके राइट्स के बारे में पता चलेगा। जब तक उनके अधिकार क्या क्या है, राइट्स क्या है, उनको नहीं पता चलेगा, तब तक पीपल मैच्योर नहीं होंगे। तो यहाँ पे किसको मैच्योर होने की ज़रूरत है, पीपल को। अगर पीपल एक बार मैच्योर हो गए तो वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को पीपल का जो है क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। और तब जाके गवर्नमेंट जो है अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करती है और वो एक जो है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट साबित होती है। ठीक है। Democracy does not merely imply a representative structure. The essence of representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice. देखो अभी हम पीपल हैं, तो इतने सारे मतलब हमारे इंडिया में 130 करोड़ का जो है पॉपुलेशन है, तो उसमें से किसी को तो पॉलिटिक्स में मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता, और अगर कुछ को इंटरेस्ट भी है तो सोसाइटी से रिलेटेड अगर कुछ अफेयर्स हो रहे हैं या फिर इश्यूज आ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन करना है, तो सारे पीपल तो एक साथ जा नहीं सकते। इसके लिए वो क्या करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। इलेक्शन कंडक्ट करके वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि क्लास में ही देख लीजिए, क्लास में मॉनिटर को सिलेक्ट किया जाता है और मॉनिटर किसके बिहाफ पे काम करता है, बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं।
सेम उसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कौन करता है? सोसाइटी के लोग, मतलब जो उस काबिल होता है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सके, गवर्नमेंट तक सोसाइटी क्या चाहती है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो गवर्नमेंट तक वो पहुंचा सके। कौन? रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए पीपल क्या करते हैं? इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और उस इलेक्शन के थ्रू वो किसको इलेक्ट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव को। तो डेमोक्रेसी डज नॉट मियरली इंप्लाई रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। डेमोक्रेसी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिया बस वहीं पे डेमोक्रेसी खत्म। द एसेंस, एसेंस मीन्स क्या? स्मेल। वो रिप्रेजेंटेटिव का महक जो है वो कब होगा? जब वो डेमोक्रेसी को एक्चुअल प्रैक्टिस में लाएगा। अब डेमोक्रेसी मतलब मैंने आप सभी को बता दिया है, मतलब क्या? पब्लिक ओपिनियन। रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके हाथ में पावर्स आ गए, पीपल ने रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में पावर्स दे दिया। अब उसको किसके बिहाफ पे काम करना चाहिए? पीपल के। लेकिन बाई चांस अगर उसने अपने पावर का मिसयूज किया, पीपल की तरफ ध्यान ही नहीं दे दिया, वो रिप्रेजेंटेटिव बन गया, अब वो कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी एक्चुअल प्रैक्टिस में आ रही है? नहीं आ रही है। तो इसीलिए कहा गया है डेमोक्रेसी डज नॉट मियरली इम्प्लाई अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। द एसेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना ही डेमोक्रेसी नहीं होता, जब तक वो रिप्रेजेंटेटिव जो है पीपल के बिहाफ में काम नहीं करता तब तक डेमोक्रेसी एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं आती। नेक्स्ट, once this is done, democracy becomes an integral part of the political life of the society। अगर एक बार ऐसा हो गया कि डेमोक्रेसी एक्चुअल प्रैक्टिस में आ गई तो डेमोक्रेसी क्या बन जाता है? सोसाइटी के पॉलिटिकल लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट। अब इंटीग्रल पार्ट मीन्स क्या होता है? उसे कहते हैं जो कभी किसी से अलग ही ना हो। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, आईज है, नोज है, तो वो क्या हमारे बॉडी से अलग होते हैं? नहीं होते। तो वैसे ही डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी अगर सही मायने में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, किया जा रहा है, तो वो सोसाइटी के पॉलिटिकल लाइफ का क्या बन जाता है? इंटीग्रल पार्ट। नेक्स्ट, accordingly the Indian people have direct representation in the parliament, state legislature and local government। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे इंडियन पीपल जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने इलेक्ट किया, अब पीपल का कुछ भी इश्यूज आ रहा है, उनको गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना है, तो वो क्या करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली कहाँ पे भेजते हैं? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आप सभी को पता है दो हाउसेस होते हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा, जहाँ पे मीटिंग्स होते हैं। तो वहाँ पे हर कंट्री के, हर स्टेट के जो है रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। कि अब रिप्रेजेंटेटिव किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पीपल को। पीपल के जो भी इश्यूज होते हैं वो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के सामने उस इश्यू को रखते हैं, बाद में डिस्कशन होता है और उसमें जो भी डिसाइड करना रहता है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन, स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स क्या होगा? विधानसभा। अब स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा। महाराष्ट्र में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। नेक्स्ट वन, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, हमारे गांव के सरपंच, और म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब कौन होते हैं? लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। अब इंडिया की डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब साबित हो सकती है? जब इंडिया में, अपने कंट्री में जो भी इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, रेगुलर इंटरवल्स मीन्स हर 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, आप सभी को पता है। पर वो इलेक्शन कैसे होना चाहिए? फ्री एंड फेयर। अब यहाँ पे फ्री का मतलब क्या है कि जो वोटर्स होते हैं, पीपल ही वोटर्स होते हैं, तो उनको फ्रीली, विदाउट किसी के प्रेशराइज, मतलब उन पे किसी का जो है पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि रिश्वत दे दो वोटर्स को, प्रेशराइज करो कि नहीं हमें ही वोट दो, हमें ही वोट दो, हमें जिताओ करके, ऐसा नहीं, फ्रीली। मतलब पीपल, डेमोक्रेसी मीन्स क्या? हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन चलता है। तो पब्लिक क्या चाहती है? वो किस पॉलिटिकल पार्टीज को जिताना चाहती है, किसको गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहती है, अगर वो फ्रीली वोट कर रही है
तो जाके हमारा जो कंट्री का जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल हो सकता है। फेयर इलेक्शन मीन्स जो मैंने आपको बताया, कोई माल प्रैक्टिसेस या घोटाला नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए कि वोटर्स को रिश्वत दे दो, ये क्या हुआ, एक टाइप का करप्शन। तो अगर रेगुलर इंटरवल्स पे फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है तो वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स है किसका, इंडिया के डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने का। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल कंपटीशन शोज दैट इंडियन डेमोक्रेसी हैज बिकम सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और इंडियन डेमोक्रेसी को अगर और भी ज़्यादा ग्रेट एक्सटेंट में अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें जो है पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना ज़रूरी है, इंक्रीज करना ज़रूरी है। ये अपने कंट्री के लिए एक अच्छी चीज़ है, गुड है। क्यों? क्योंकि पीपल ही जो है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम कर सकती है, पीपल के वेलफेयर के लिए सोच सकती है, तो उसी को देख के जो है पीपल क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो जितना ज़्यादा पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो क्या होता है इससे कि पॉलिटिकल कंपटीशन होते हैं। अभी कंट्री में जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, तो बेस्ट एग्जांपल है कांग्रेस और बीजेपी। तो इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी जीतना रहता है, तो वो क्या करेंगे कि पीपल के जो है वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, नया नया प्लानिंग करेंगे, स्कीम्स निकालेंगे ताकि जो है पीपल उनको वोट दे और उनको जिताए। तो इससे क्या होता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में पीपल का जो है जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना ही पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि ग्रेट एक्सटेंट में डेमोक्रेसी उतनी ही सक्सेसफुल होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू वोट। तो ये राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, ये भी गारंटी किसमें दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी एक राइट दिया गया है कि जो एडल्ट को, जो 18 ईयर्स अबव जो एडल्ट होते हैं उनको वोट देने का अधिकार है। पर ये पहले जो था वो 21 ईयर्स पे था, लेकिन जब राजीव गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बने तो वो थोड़ा सा ईयर रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया। पहले जो एडल्ट को वोट देने का अधिकार था तो वो 21 ईयर्स पे था, मतलब 21 ईयर्स जब कंप्लीट होता तब उनको राइट टू वोट मतलब अधिकार मिलता। लेकिन राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर जब बने तो उन्होंने ये रूल थोड़ा सा चेंज कर दिया और ईयर्स को रिड्यूस कर दिया, 21 ईयर्स से 18 ईयर्स पे कर दिया। तो राइट टू वोट जो है इंडियन सिटीजन्स को इक्वली राइट दिया गया है। अब वो मैन हो, वुमेन हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी रिलीजन के हो, रिच हो, पुअर हो, सबको इक्वली जो है अधिकार दिया गया है। The Indian Constitution had made the provision of right to vote for adults. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये प्रोविजन बनाया है कि अडल्ट्स को किसका अधिकार मिलना चाहिए, राइट टू वोट। नेक्स्ट वन, in the pre-independence period several provisions existed which restricted the right to vote. Pre-independence means before independence. जब इंडिया आज़ाद नहीं हुई थी, इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तो ऐसे बहुत सारे जो है प्रोविजंस बनाए गए थे जो राइट टू वोट को रेस्ट्रिक्ट करते थे। रेस्ट्रिक्टेड मीन्स क्या, रुकावटें डालना, कि बहुत सारे ऐसे रीज़न था जो सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाता था। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाए गए कि कोई भी मतलब वोट दे सकता है। और इसी के वजह से आज अगर देखा जाए तो हमारी जो कंट्री है, इंडिया कंट्री में बहुत सारे वोटर्स है। अगर वर्ल्ड के कंट्री से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा वोटर्स कहाँ पाए जाएंगे, हमारी कंट्री में। नेक्स्ट, all such provisions were cancelled after independence and the Indian constitution guaranteed adult suffrage by giving the right to vote equally to both men and women age of 21 years. मतलब पहले ही बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, पहले ये प्रोविजंस था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड पे कि जो है सारे सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ रेस्ट्रिक्शन थे। लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो जो प्रोविजंस थे वो सब कैंसिल कर दिए गए और नए प्रोविजंस बनाए गए, जिसके वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गारंटी दिया कि हमारे जो एडल्ट सफरेज है, सफरेज मीन्स फ्रेंचाइज भी बोल सकते हैं, फ्रेंचाइज उसको कहा जाता है, सफरेज या फ्रेंचाइज बोलिए,
उसको कहा जाता है जिसका 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है और उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, एडल्ट सफरेज। बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, तो ये अधिकार सबको दिया गया कि वो वोट दे सकते हैं। लेकिन पहले इसका कितना ईयर्स था, 21 ईयर्स। बाद में इसको रिड्यूस करके कितना ईयर्स कर दिया गया, 18 ईयर्स। द वोटिंग एज वॉज लेटर reduced from 21 to 18, which gave opportunity of political participation to the young generation in India। अब इससे क्या हुआ कि जब ये वोटिंग का एज जो है रिड्यूस करके 21 से 18 ईयर्स तक कर दिया गया, तो इससे यंग जनरेशन का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ गया, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई ताकि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके, राइट। इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो और भी सक्सेसफुल होता गया। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कंपेयर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन। मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि इंडिया इसके वजह से क्या बन गई, एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स। अगर अदर जो है डेमोक्रेटिक नेशन से कंपेयर किया जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा वोटर्स पाए जाएंगे। दिस चेंज इज नॉट ओनली quantitative but also qualitative as new political parties are emerging with the active support of young voters। तो ये जो चेंजेस किए गए कि पहले जो है 21 ईयर्स था, बाद में 18 ईयर्स हुआ, तो इससे क्या हुआ कि यंगस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। तो ये चेंजेस सिर्फ क्वांटिटेटिव में ही नहीं हुआ, क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए ना। पहले 21 ईयर्स कंप्लीट होता था तब वो वोट देने का अधिकार था, अब तो 18 ईयर्स हो गया, 3 ईयर्स रिड्यूस कर दिया, तो उससे क्या हुआ, क्वांटिटेटिव तो इंक्रीज हुई बट ऑल्सो क्वालिटेटिव, क्योंकि उनको जो है उनके हाथ में पावर मिला, जो वोटर्स है उनके हाथ में पावर मिला, क्योंकि वोटर्स ही जो है पीपल ही गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब उनके हाथ में पावर आया तो वो अपने मन मर्जी से वो देखेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उसी गवर्नमेंट को वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी 2004 में बीजेपी आई थी, लेकिन पीपल ने जो है ये देखा कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उसने वापस से किसको इलेक्ट कर लिया, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को, कांग्रेस को। और अभी फिर से अब कौन है, रिसेंटली बीजेपी। पीपल ये देख रहे हैं लास्ट 7 ईयर्स से कि बीजेपी जो है अच्छा काम कर रही है, तो वो किसको गवर्नमेंट इलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, बीजेपी को। तो ये तो चेंजेस मतलब चलते रहते हैं कि पीपल ये देखेगी कि कौन से गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो पीपल उन्हीं को गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो ये चेंजेस जो हुआ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं बल्कि किस में हुआ है, क्वालिटेटिव में भी। नेक्स्ट वन, these parties represent various expectation of people and compare in the political sphere। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो जीतते हैं, जिनको पीपल जो है वोट दे के जिताते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करती है, इनसे जो है पीपल को बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते, तभी तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करते कि हाँ ये गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, हमारे लिए काम करेगी, ठीक है। तो इससे क्या पार्टीज जो है पार्टीज से, पॉलिटिकल पार्टीज जो जीतती है उससे पीपल को एक्सपेक्टेशंस होते। नेक्स्ट वन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो पावर है वो लास्ट तक जो है वो डिवाइड किया जाए। जैसे अगर किसी पहले कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती थी, सिर्फ अगर उसके हाथ में पावर दिया गया तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में पावर है तो वो अपने पावर को मिसयूज भी कर सकता है। लेकिन अगर उस पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी लोकल गवर्नमेंट तक उस पावर को अगर बांटा गया, तो क्या होगा कि वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाएंगे। सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर रहेगा, जैसे यूनियन लेवल पे, ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल पे, फिर लोकल गवर्नमेंट, तो ये तीनों के हाथ में पावर्स होंगे। तो कोई भी एक पर्सन जो है, एक गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग
बॉडीज। जो मैंने आप सभी को बताया, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर को डिवाइड कर दिया है किसके बीच में, सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के बीच में। इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और इसे ही क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। Decentralization controls the misuse of power and also creates opportunities for political participation for the common people. अब डिसेंट्रलाइजेशन वो पावर को मिसयूज होने से कंट्रोल कर सकता है। कैसे, मैंने आप सभी को बताया कि पावर अगर डिवाइड हो गया तो कोई भी एक पर्सन जो है पावर को मिसयूज नहीं कर सकता, और उससे क्या क्रिएट होगा, अपॉर्चुनिटीज फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल को भी बराबर का जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द प्रोविजंस फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अभी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये फोर्थ पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पार्ट है, और इसी में ही इंक्लूड किया गया है कौन सा प्रोविजन, प्रोविजंस फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यानी तभी ये जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी ये डिसाइड हुआ था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने ये डिसाइड किया था कि आगे जाके जो ये पावर्स है ये डिवाइड किए जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पावर्स सबको मिलेगा, फिर वो एमएलए हो, एमपीज हो, कोई भी हो, सबके हाथ में अगर पावर रहेगा तो कोई भी जो है पावर को मिसयूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऐसा बताया गया था, उस टाइम पे ये इनैक्ट नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे हो गया। नेक्स्ट, वन सच इंपॉर्टेंट प्रोविजन is regarding empowering the local self government, make genuine democratic governance a reality। अभी जो प्रोविजंस बने थे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के, जितने भी प्रोविजंस बने थे उसमें से एक प्रोविजन कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, रिगार्डिंग एम्पावरिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एम्पावरिंग मीन्स पावर पाना, किसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे बताया मैंने, गांव में सरपंच जो होते वो बहुत सारे गांव को जो है रिप्रेजेंट करते, अगर टाउन है, सिटीज है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत, फिर कॉरपोरेटर्स होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, ये कौन होते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन अगर किया गया पावर का तो इनको भी जो है वो अधिकार दिए जाते हैं, और यही जो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को क्या बनाते हैं, जेन्युइन, सही मायने में, ठीक है। नेक्स्ट वन, 73rd and 74th अमेंडमेंट to the constitution has given recognition to the local self governing bodies with more powers। amendment मतलब changes। अभी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी बेसिक जो चीज़ें हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे इक्वालिटी है, लिबर्टी है, सेक्युलरिटी है, सेक्युलरिज्म, ये बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जो है बाद में जो प्रोविजंस बनाए गए उसमें चेंजेस ला सकते हैं। जैसे अभी प्रोविजंस देखिए, वोटर्स का जो है 21 ईयर्स था पहले, बाद में जो है उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, 18 ईयर्स, ये भी एक टाइप का अमेंडमेंट हुआ। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd and 74th पैराग्राफ में कुछ अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। हैज गिवन रिकग्निशन, रिकग्निशन मीन्स पहचान, किसको पहचान दी गई, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज को, विथ मोर पावर्स, मतलब और ज्यादा पावर्स के साथ। अब ये चेंजेस क्या क्या थे मैं आप सभी को बताती हूँ कि कुछ जो सीट्स है, some seats are kept reserved for women to increase their participation in political process। पहला जो चेंजेस किया गया, ये किया गया कि जो कुछ सीट्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व की गई ताकि उनका भी जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन बढ़ सके। तो ये पूरे इंडिया के लिए जो है सीट्स रिजर्व किया गया वुमेन के लिए 33%। अगर जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है, जैसे ग्राम पंचायत है या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी या फिर कॉरपोरेटर्स, कोई भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है, तो अगर 100% है तो 100% में से 33% जो है वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व किया गया है और बाकी का जो परसेंटेज है वो मेन के लिए। सेकेंड चेंजेस क्या है, सम सीट्स आर केप्ट रिजर्व फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सो दैट दे कैन गेट अ शेयर इन पॉलिटिकल पावर।
और कुछ सीट्स जो है किसके लिए रिजर्व की गई, वीकर सेक्शन, सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए। वीकर सेक्शन में कौन आते हैं, माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज होते हैं जिसका पॉपुलेशन कम होता है, जिस भी रिलीजन का पॉपुलेशन कम होता है उसे कहा जाता है माइनॉरिटीज। तो इंडिया में जो है माइनॉरिटीज किसको बोला गया है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन को। तो इनके लिए भी कुछ सीट्स जो है रिजर्व किए गए ताकि पॉलिटिकल पावर जो है इनको भी मिल सके। नेक्स्ट जो है द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन स्टैब्लिश्ड, और क्या स्टैब्लिश किया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो हर एक स्टेट में जो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है उसको कौन कंडक्ट करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो वो भी स्टैब्लिश किया गया है, ये चेंजेस आए। नेक्स्ट वन, 11th and 12th शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले 8 शेड्यूल तक ही था, लेकिन बाद में 11th और 12th शेड्यूल भी उसमें ऐड किया गया, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। शेड्यूल मीन्स लिस्ट, ओके। नेक्स्ट वन, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब पीपल को किसका अधिकार होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसको कहा जाएगा, किसका इंफॉर्मेशन का अधिकार होना चाहिए, गवर्नमेंट के काम का, कि गवर्नमेंट किस तरह से वर्क कर रही है, कौन सा वर्क कर रही है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन किसको होना चाहिए, पीपल को। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, इंडियन सिटीजन्स को राइट दिया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI 2005, और ये कब हुआ था, 2005 में ही हुआ था। इनैक्ट कब किया गया था, 2005 में। सिटीजन एम्पावरमेंट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। सिटीजन्स एम्पावरमेंट, अगर सिटीजन्स के हाथ में पावर है तो ये एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंडीशन है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पब्लिक पावर, पब्लिक ओपिनियन। It is necessary to create opportunities for citizens participation and interaction with the government. अगर डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाना है तो ये ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा जो है पीपल, इंडियन सिटीजन्स पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेंगे, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही गवर्नमेंट का उनसे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से अगर पूछेंगे तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट का और इंडियन सिटीजन्स का, पीपल क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। और इससे जो है क्या होगा, सिटीजन्स को और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे भी नहीं करना है कि गवर्नमेंट आपको आंसर ही नहीं दे सके, क्योंकि 100% वो आंसर नहीं देगी। अगर आप ये पूछते हो कि मतलब आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है वो कहाँ पे रखा है, तो गवर्नमेंट उसका आंसर नहीं देगी। हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हो कि रोड कंस्ट्रक्ट किया है या फिर रेलवे ट्रैक वगैरह बनाया है, उसमें कितने पैसे लगे, क्या है, तो ये क्वेश्चन आप गवर्नमेंट से कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम। जितना ज़्यादा सिटीजन्स का और गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन इंक्रीज होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेसी क्या होगा, सक्सेसफुल और स्ट्रांग बनेगा। और क्या बिल्ड हो सकता है दोनों के बीच में, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। गवर्नमेंट अगर काम कर रही है, अगर गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है पीपल को, इंडियन सिटीजन को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट किसके लिए वर्क कर रही है, कौन सा वर्क कर रही है, तो इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी और स्ट्रांग बनेगा। और दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप कैसा होगा, ट्रस्ट वाला, ट्रस्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पहले ही ये RTI जो पास किया गया 2005 में, इसमें जो है सिटीजन्स को वो अधिकार मिल गया, राइट टू इंफॉर्मेशन का। तो सिटीजन्स को वो अधिकार है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, वो जानने का अधिकार सिटीजन्स को है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विच आर द हॉलमार्क्स ऑफ द गुड गवर्नेंस। अगर कोई गवर्नमेंट है, उसके काम में अगर ट्रांसपेरेंसी है, मतलब गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, अगर पीपल को ये दिखाई दे रहा है तो पीपल क्या करेंगे, अगर कुछ कहीं पे भी गड़बड़ लग रहा है, इश्यूज है, तो पीपल डायरेक्टली गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेगी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब गवर्नमेंट को पीपल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, उसे क्या कहा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी।
तो ये इससे क्या होगा, गवर्नमेंट पहले भी पता है कि और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनेगी, उसको थोड़ा सा मतलब डर रहेगा कि हाँ अगर मैंने कुछ भी अपने पावर का मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया, तो फिर पीपल डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन करेगी, तो वो एक रिस्पॉन्सिवनेस से गवर्नमेंट काम करेगी। तो इसे क्या कहा जाएगा, ट्रांसपेरेंसी। और ये एक हॉलमार्क होता है गुड गवर्नेंस का कि हाँ मतलब गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है। नेक्स्ट वन, right to information has made the government more transparent and has reduced the element of secrecy in the working of government. right to information से एक और फायदा हुआ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है सिटीजन्स को, तो उससे गवर्नमेंट और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन रही है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट के कामों में सीक्रेसी होती थी, वो छुपा के रखते थे, सिटीजन्स जो है उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी आ गई, डायरेक्टली पीपल जो है उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, after the year 2000 the citizens of India have got right to information, right to education and right to food security। 2000 के बाद सिटीजन्स को और कौन से अधिकार मिले, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फूड सिक्योरिटी। लास्ट टॉपिक इज राइट बेस्ड अप्रोच। right based approach, in the decades after independence progress was made towards more and more democratization of India। decades after independence मतलब इंडिपेंडेंस, इंडिया जब आज़ाद हुई तो उसके बहुत सारे मतलब डिकेड्स में जो है प्रोग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा किसके तरफ लाया गया कि इंडिया को और क्या बनाया जाए, डेमोक्रेटाइज, मतलब हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेसी उसका और स्ट्रांग बन सके। And however in this process citizens were considered as beneficiary, और इस प्रोसेस में सिटीजन्स को क्या कंसिडर किया गया था, बेनिफिशियरी, यानी वो बेनिफिट में है। एंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ द सिटीजन्स। और कुछ डिकेड्स, द लास्ट फ्यू डिकेड्स से ऐसा कहा जाता है कि डेवलपमेंट को क्या कंसिडर किया गया है, राइट ऑफ द सिटीजन्स। सो अब यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म करते हैं और आगे का जो लेसन है चैप्टर वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।